तो स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से। मैं हूं रोशन मिश्रा। हाई डिमांड स्टूडेंट्स के द्वारा मैसेज करके कॉल करके मुझे कहा गया कि सर आप ज्योमेट्री बता। तो मैंने भी सोचा कि ज्योमेट्री का कुछ सीरीज कुछ पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जो भी मुझे आता है। आने का मतलब यह है कि ज्योमेट्री के प्रति मेरा बहुत लगाव था। एक समय में जब मैंने 10th किया था 2001 में, तो उस टाइम में नया नया एडवांस जुड़ा ही था। तो 9 और 10th में हम लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट ही एडवांस था और बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और हम लोगों ने एडवांस पे बहुत पकड़ बनाया था उस टाइम में। ज्योमेट्री तो 12th में पूछा नहीं जाता, ज्योमेट्री तो 10th तक ही रहता, हम लोग को 8, 9, 10th में पढ़ना रहता था। तो बहुत मजेदार है। और आज से हम इसका शुरुआत करने जा रहे हैं। कंप्लीट ज्योमेट्री मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाऊंगा। तो एडवांस का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री पे ही मैं ज्यादा फोकस करूंगा। उसके बाद फिर अगर देखा जाएगा कि समय बचेगा तो फिर हम लोग और भी बहुत सारे चैप्टर्स को देखेंगे। ठीक, तो चलिए आज से हम लोग इसका शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ज्यामिति, ज्योमेट्री जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ज्यामिति। पहले मैं आपको यह बता दूं कि ज्योमेट्री में पढ़ना क्या सब है। तो देख लीजिए ज्योमेट्री में पढ़ना क्या सब है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा वो होगा लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, लाइन एंड एंगल्स। जस्ट दूसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम लोग बहुत सारा चीज, त्रिभुज में बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। ट्रायंगल के अंदर में कितने तरह का पॉइंट बन सकता है, पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और ग्रेविटी सेंटर। इन सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सिमिलरिटी पढ़ेंगे, समरूपता, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, सर्वांग समता, और उसमें एक सीवियन पढ़ेंगे। फिर मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा ये ट्रायंगल खत्म होगा उसके बाद हम लोग आएंगे सर्किल पढ़ेंगे। सर्किल के बाद सर्किल में भी 3 पॉइंट रहेगा हमारा, जीवा, चाप, टेंजेंट। बहुत सारा सर्किल में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और फिर हम लोग उसके बाद आएंगे क्वाड्रिलेटरल। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर सर्किल। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग पॉलीगॉन। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट हमें ज्योमेट्री में पढ़ना है। ट्रायंगल का बहुत सारा पॉइंट हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे मेन जो आपका होगा वो ट्रायंगल ही होगा। सर्किल पढ़ेंगे, ट्रायंगल से ही रिलेटेड रहेगा आपको सर्किल। क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, चतुर्भुज किस किस तरह के होते हैं, कौन कौन सा सम चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, सम चतुर्भुज क्या होता है, उन सभी के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। और पॉलीगॉन यानी समबाहुभुज। हालांकि समबाहुभुज का जो शुरुआत है, पॉलीगॉन बहुभुज, रेगुलर पॉलीगॉन को हम लोग समबाहुभुज कहते हैं। पॉलीगॉन का शुरुआत यहां से ही हो जाता है, ट्रायंगल से ही हो जाता है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रायंगल से पॉलीगॉन का। ठीक है, लेकिन इस सब को जानने से पहले ये जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पे हम लोग अभी फिलहाल फोकस करते हैं। तो आज जो हमारा क्लास होगा वो पहला क्लास होगा लाइन और एंगल से रिलेटेड। और इस लाइन और एंगल को खत्म करने के बाद इस पे मैं इस बेस 40 से 50 क्वेश्चन में आपको पहले करवा दूंगा लाइन और एंगल से बेस्ड रिलेटेड। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे ट्रायंगल, और ट्रायंगल पे फिर लगातार सीरीज चलता रहेगा। तो ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं लाइन एंड एंगल्स। मार्केट में जाकर के एक कॉपी खरीद लेना है। 2-3 तरह का, 2-3-4 तरह का आपको पेन खरीद लेना है। एक ग्रीन रहेगा, एक रेड रहेगा, एक ब्लू रहेगा और एक ब्लैक रहेगा। ये 4 तरह का पेन खरीद लीजिए और आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए। तो जब भी मेरा वीडियो आएगा बैठिए पढ़ने के लिए, और एक एक पॉइंट जो मैं आपको लिखाऊंगा या अगर नहीं लिखाऊंगा मैं उसे लिख ही दूंगा, तो आप उसे नोट करते जाइए। और जैसे ही आपका नोट्स बन जाएगा तो फिर आपको बहुत मजा आएगा, समझ में भी आ जाएगा बहुत बढ़िया से। और समझ में जब आ जाएगा तो फिर तो बल्ले बल्ले, है ना। चलिए तो हम लोग आज शुरू करते हैं लाइंस एंड एंगल्स।
एकदम शुरू से हम लोग देखते हैं, एकदम शुरू से। सबसे पहले आप देखिए कि हम लोगों ने पढ़ा था बिंदु यानी पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं? पॉइंट किसे कहते हैं? जिसमें ना तो लंबाई हो ना तो चौड़ाई हो, उसे हम लोग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? बिंदु, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बिंदु और इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट। जिसमें ना तो लेंथ होगा और ना ही ब्रेड्थ होगा, ना तो लेंथ होगा और ना ही ब्रेड्थ होगा, ये दोनों ही नहीं होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बिंदु कहेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग को पढ़ना है लाइन या रेखा। लाइन या रेखा, रेखा को समझते हैं कि रेखा क्या होता है। रेखा भी दो तरह का रेखा होता है। ठीक है, समझिएगा, रेखा भी दो तरह का रेखा होता है। रेखा कहा किसे जाता है? रेखा कहा जाता है बिंदुओं के समूह को रेखा कहा जाता है। बिंदुओं का एक समूह जिसे रेखा कहा जाता है। यहां पर आप देखिए, ये बहुत सारा रेखा है जिसपे बहुत सारा बिंदु आपको समूह इस पे सटा हुआ है। तो ये एक जो इसका समूह बन रहा है, ये एक जो इसका ग्रुप बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। दो तरह का रेखा होता है, एक होता है सरल रेखा और दूसरा होता है वक्र रेखा। दूसरा क्या होता है? वक्र रेखा। सरल रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, और वक्र रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व लाइन। ठीक है, अब सरल रेखा किसे कहा जाता है? जब दो पॉइंट दिया हुआ रहे और दो पॉइंट के बीच का जो न्यूनतम डिस्टेंस होगा, इस दो पॉइंट को मिला करके जो न्यूनतम डिस्टेंस होगा, लगातार बिंदुओं का जो समूह होगा, उस तरह के पॉइंट को हम लोग, उस तरह का रेखा को हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। और न्यूनतम तभी होगा जब एकदम स्ट्रेट होगा। ठीक है, कर्व लाइन में क्या हो जाता है? ये देखिए टेढ़ा मेरा खींचा गया है, दो रेखा है, न्यूनतम तो नहीं होगा, उससे थोड़ा बड़ा ही होगा, ज्यादा ही होगा। कर्व लाइन किसी को भी बोला जा सकता है। ठीक, समझ पा रहे बात? तो ये हो गया सरल रेखा और ये हो गया वक्र रेखा। अब आते हैं रेखा पर से ही। रेखा में हम लोग देखते हैं कि रेखा के बाद एक होता है रेखाखंड। देखिए जैसे ये रेखा खींचा हुआ, तो कोई भी यहां से एक खंड आप यहां से निकाल लीजिए, ए और बी है, इस खंड को हम लोग क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलेंगे। रेखाखंड, या इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहा जाता है इसे? लाइन सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, रेखाखंड। रेखाखंड में, रेखा में क्या हुआ? दोनों तरफ तीर लगा हुआ था, इसका मतलब दोनों भाग जो है अनंत तक बढ़ता चला जाएगा। तीर लगा हुआ, दोनों भाग क्या होगा? अनंत तक बढ़ता चला जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे। और उसी में से किसी एक पार्ट के बारे में कहा जा रहा है, यानी दोनों हमेशा बढ़ेगा नहीं, एक जगह स्थिर रहेगा। तो इस तरह का जो रेखा खींचा गया, इस तरह का जो लाइन खींचा गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। इसके बाद आता है रे या किरण। रे या किरण, रे या किरण क्या कहा जाता है? रेखा को ही कहा जाता है, लेकिन रेखा में क्या होता है, किरण में क्या होता है कि एक पॉइंट स्थिर रहता है। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक पॉइंट स्थिर, एक तरफ सीमित और दूसरे तरफ असीमित रहता है। तो इस तरह को रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं या किरण बोलते हैं। यानी एक सर्टेन पॉइंट से जब एक लाइन खींचा जाता है तो उस तरह की रेखा को क्या कहा जाता है? हम लोग किरण कहते हैं। समझ पा रहे क्या बात को? यानी ए बी क्या हो जाएगा? आपका किरण हो जाएगा। ठीक, एक तरफ सीमित और दूसरे तरफ असीमित, अनंत तक बढ़ेगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं किरण के बाद पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन यानी समानांतर रेखा। समानांतर रेखा, ठीक है। समानांतर रेखा देखिए किसे कहा जाता है? जब दो रेखा खींची गई हो, जब दो रेखाएं खींची गई हो और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा हमेशा के लिए इक्वल रहे, यानी अनंत तक अगर बढ़ाया जाए, अनंत तक इसे बढ़ाया जाए तो भी इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहे, यानी ये दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले। तो इस तरह के रेखा को हम लोग पैरेलल लाइन या समानांतर रेखा कहते हैं। समझ पा रहे बात? उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन जिसको हम लोग लंब रेखा भी बोल सकते हैं। लंब रेखा, लंब रेखा क्या होता है? किसी भी एक रेखा पर दूसरी रेखा ऐसे खींची जाए जो कि इसको 90 डिग्री पर काटे,
तो 90 डिग्री पे काटेंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लंब रेखा कहेंगे या परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। यानी एल क्या है, एल एक परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, समझ पा रहे बात। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन का क्या मतलब होता है, जब एक ही पॉइंट से बहुत सारी रेखाएं खींची जाए, एक ही पॉइंट से बहुत सारी रेखाएं खींची जाए, उस तरह के रेखा को हम लोग कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समवर्ती रेखा। समवर्ती रेखा, एक ही पॉइंट से बहुत सारी रेखाएं अगर खींची जाए तो उस तरह की लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट एक होता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल, जब दो भुजा को, किसी भी दो रेखा को एक तीसरी भुजा किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, किसी ना किसी पॉइंट पे काटे, तो इस तरह के रेखा को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन भी कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा, तिर्यक छेदी रेखा। ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, जब दो या दो से अधिक भुजा, कितना भी भुजा दिया हुआ हो, लेकिन इसको एक तिरछी रेखा आकर के काटे किसी ना किसी पॉइंट पे, तो उस तरह के रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, यानी तिर्यक छेदी रेखा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। कोण, एंगल क्या होता है उसे समझते हैं। जब एक ही पॉइंट से दो तरह के रे निकलता है, दो रे निकलता है, जब एक ही पॉइंट से दो रे निकलता है, दो किरण निकलता हो, तो एक एंगल का निर्माण होता है, एक कोण का निर्माण होता है, एक कोण का निर्माण होता है। जब एक ही पॉइंट से दो एंगल निकलता हो तो एक एंगल का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कोण बोलते हैं हिंदी में। और इस कोण को हम लोग डिनोट करते हैं डिग्री से। ये डिग्री देखिए, ऐसे करके खींच दिए, बीच में पेट खाली है ना, तो ये डिग्री से डिनोट करते हैं। या कभी कभी हम लोग इसको थीटा भी बोलते हैं, अल्फा बीटा कुछ भी बोला जा सकता है, या एक्स भी मान सकते हैं ना, थीटा हो गया। और ये जो दो रे है, इस दोनों रे को हम लोग आर्म्स ऑफ एंगल बोलते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल। समझ पा रहे क्या, ये जो दो रे है, इस दोनों को हम लोग आर्म्स ऑफ एंगल बोलते हैं। इसे अगर यहां पर ए पॉइंट है और यहां पर ये बी है, ये सी है, तो ये जो यहां पर पॉइंट है, जिस पॉइंट से एंगल निकला है, तो इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स या शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स या शीर्ष। ठीक है, और इस कोण को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, या तो हम लोग कोण ए बोल देंगे, या तो कोण ए बोल देंगे, या नहीं तो इसी का नाम बी ए सी भी बोलेंगे, कोण बी ए सी। या हम लोग इसी को उल्टा भी बोल सकते हैं, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी। समझ पा रहे हैं क्या बात को। तो इतना चीज है, हमने क्या बताया कि एक ही पॉइंट से जब दो रे निकले तो वहां पर एक एंगल का निर्माण होता है। ये जो दोनों रे है, इसे हम लोग आर्म्स ऑफ एंगल बोलते हैं। जिस पॉइंट पर कोण का निर्माण होता है, उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स या शीर्ष बोलते हैं। डिग्री में हम लोग इसको, कोण को हम लोग डिग्री में डिनोट करते हैं। या तो हम लोग इसको कोण ए बोलेंगे, इस तरह से इसका ये लाइन है कोण ए, या कोण बी ए सी बोलेंगे, या कोण सी ए बी भी बोलेंगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से हमारा क्या हुआ, एंगल बना। ठीक, अब एंगल होता कितने तरह का है हम लोग बारी बारी से देखते हैं, और रिलेशन ऑफ एंगल्स भी हम लोग इसके बाद देखेंगे। पहले सारे एंगल्स के बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो बारी बारी से देखिए सभी टाइप। सबसे पहला जो है, सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका एक्यूट एंगल, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, और न्यून कोण जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये जो है, ये वाला जो एंगल है, ये क्या होगा, 90 डिग्री से लेस होगा। यानी ए बी सी, ये कोण बी जो है वो हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, जिसे हम लोग न्यून कोण बोलेंगे। समझ पा रहे बात। दूसरा होता है राइट एंगल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समकोण।
जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समकोण। और समकोण क्या होता है उसको आप समझिए। तो जब एक रेखा पर दूसरी रेखा 90 डिग्री एंगल बना करके खींची जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं या राइट एंगल बोलते हैं। यानी ए बी सी, तो कोण ए बी सी बराबर जो होगा वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। देखिए एक रेखा है, उससे थोड़ा बड़ा किए दूसरा खींचे तो वो न्यून कोण हो गया, 90 डिग्री पे खींचे तो वो राइट एंगल हो गया, और उससे थोड़ा और बड़ा करके खींचते हैं तो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाता है। यानी तीसरा नंबर का जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। तीसरा जो टाइप होगा एंगल का, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण। यानी हम लोग ऐसे करके खींच दिए, देख लो, तो ये जो एंगल बनेगा, अगर इसको हम लोग बी माने, ये ए है ये सी है, तो कोण ए बी सी वो क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। 90 डिग्री से बड़ा होगा और ये 180 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि अभी इसके सामने ऐसा बन सकता है ना, एक और बड़ा बन सकता है, फिर ये छोटा बन सकता है, फिर उससे भी बड़ा बन सकता है। तो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से ये क्या होगा, छोटा होगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं या ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक है। चौथा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सरल कोण। हिंदी में हम लोग इसे क्या कहते हैं, सरल कोण। ठीक है, स्ट्रेट एंगल सरल कोण। सरल कोण क्या हो, जैसे ये सरल कोण हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। इस पॉइंट से अगर ये रेखा खींचा हुआ और इसी पॉइंट का ऐसे करके यहाँ पर उल्टा दिया हुआ, ठीक है, तो ये क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है। और 180 डिग्री का जो एंगल बनाता है उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो इसी तरह के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। पांचवा पॉइंट है, पांचवा एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, या हम लोग इसको या तो हम लोग पलट कोण बोलते हैं, या तो पलट कोण बोलते हैं, या इसे हम लोग हिंदी में प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। ये प्रतिवर्ती कोण क्या होता है इसको आप समझेंगे। ये तो यहां से अगर यहां से सीधा रेखा खींच दिया जाए तब तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, लेकिन इसका अगर उल्टा हो जाए, यानी 180 डिग्री से ज्यादा और 270 डिग्री से छोटा, हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी ये क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा। 180 डिग्री से बड़ा होगा कोण ए बी सी, 180 डिग्री से क्या होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, और 270 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरह के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं या पलट कोण बोलते हैं। ठीक है। छठा होता है कंप्लीट एंगल। छठा जो होता है वो होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब है, देख लीजिए, जैसे इस पॉइंट से एक 360 डिग्री का होते हुए एक रेखा ऐसे इसी पर से खींच दिया गया, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जो 360 डिग्री का एंगल बनाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं या पूर्ण कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण। ठीक, तो यह इतना, ये 6 प्रकार का एंगल हमें मिला। अब हम लोग देखते हैं रिलेशंस ऑफ एंगल्स। एंगल्स का रिलेशन, कोणों का रिलेशन। ठीक है, तो कोणों के बीच में क्या रिलेशन है उसे हम लोग अब समझते हैं। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं, रिलेशंस ऑफ एंगल्स। रिलेशन ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब रिलेशन ऑफ एंगल्स क्या सब होता है उसको आप समझेंगे। सबसे पहला जो रिलेशन है वो होता है एडजेसेंट एंगल का। एडजेसेंट एंगल मतलब होता है आपका आसन्न कोण। क्या होता है, आसन्न कोण। समझ रहे हैं बात, आसन्न कोण। आसन्न कोण का क्या मतलब हुआ, जैसे ये कोई भी एक कोण खींचा हुआ, एक एंगल बना हुआ यहाँ पर, ठीक है, और इसके बीच में एक कोई भुजा बना हुआ। तो ये जो भुजा बना हुआ है, तो इस एंगल के लिए ये एंगल आसन्न कोण हो जाएगा, एक्स के लिए ये वाई आसन्न कोण हो जाएगा। आसन्न कोण का मतलब होता है अगल बगल का कोण। ठीक है, तो एक्स का आसन्न कोण वाई हो जाएगा और वाई का आसन्न कोण क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब आसन्न कोण के बीच में किस तरह का, 2 तरह का एक रिलेशन होता है, उसको भी समझते हैं। आसन्न कोण के बीच में क्या सब रिलेशन है, देखिए, एक है कंप्लीमेंट्री एंगल।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है उसको समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जब 90 डिग्री का कोई एंगल बना हुआ है और उसके बीच में एक जो आर्म्स ऑफ एंगल है वो दोनों के लिए कॉमन हो, तो इस कोण का ये जो थीटा है, इस कोण का ये जो एक्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। समझ पा रहे हैं? 90 डिग्री हो, या हम बोल सकते हैं दो कोणों का योगफल, अगर दो एंगल्स का टोटल सम 90 डिग्री हो तो वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। यानी x प्लस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। x अगर 60 डिग्री का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे? 90 में से 60 को माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तीसरा होता है वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल का। सप्लीमेंट्री एंगल का, अब ये सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है इसे समपूरक कोण। समपूरक कोण, ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। समपूरक कोण कहा जाता है जब दो एंगल का सम एक्स एंड वाई, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। यानी x का सप्लीमेंट्री एंगल y होगा और y का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? x होगा। समझ पा रहे बात? अगर x दिया हुआ 120 डिग्री, अगर y दिया हुआ 120 डिग्री तो पूछेगा x क्या होगा, तो आप 180 में से उसे डायरेक्ट ही माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी हमने क्या देखा? एडजेसेंट एंगल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ये एडजेसेंट एंगल आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक जो आर्म्स ऑफ एंगल है वो क्या है? दोनों के लिए कॉमन है, दोनों एंगल के लिए कॉमन है, तो वो हमेशा एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। ठीक है, एडजेसेंट एंगल के बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने देखा पूरक कोण, दो कोणों का योगफल, अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण, यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, ये दोनों अलग अलग भी रहेगा तो भी आप, जैसे ये दे दिया आपको 30 डिग्री का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा तो आप तुरंत बोलेंगे 60 डिग्री। तो 90 में से क्या करते हैं? 30 माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है? 60 डिग्री आ जाता है। तो ये अलग अलग भी बन सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये एक ही एडजेसेंट एंगल के बारे में ही मैं कह रहा हूं, ये तो रिलेशन है ना। चलिए बढ़ते फिर हम लोग आगे। एक बात और कि सप्लीमेंट्री एंगल में ही, सप्लीमेंट्री एंगल को ही हम लोग रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल को ही हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी कहते हैं। यानी कोणों का रैखिक युग्म, कोण का रैखिक युग्म। समझ पा रहे क्या? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी कहते हैं। सप्लीमेंट्री यानी टोटल अगर योगफल 180 डिग्री हो तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल को ही हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी बोलते हैं। अपोजिट एंगल, चौथा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जैसे देखिए दो रेखा एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये A दे देते हैं, इसका नाम B, C और D। तो AOD का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा DOC। AOD का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? DOC। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा एक दूसरे का इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं कोण AOB बराबर कोण DOC के। इसी तरह से कोण AOD वो बराबर होगा कोण BOC के। ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं इक्वल? देखिए एक ही रेखा पर तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब एक ही रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ अगर ये x है और ये भी, इसको y मान लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर 180, और इसे हम लोग अगर z मान लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, और x प्लस जेड बराबर भी 180 डिग्री। तो क्या ये दोनों इक्वल होगा क्या? और जैसे ये दोनों इक्वल होगा, 180 है, तो आप x से x काट देंगे तो y बराबर किसके हो जाएगा? z के हो जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं, लिख लीजिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं सम रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइन। जब दो पैरेलल लाइन को
जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या सब रिजल्ट सामने आता है उसको समझते हैं। देखिए 3 तरह का रिजल्ट हमारे सामने आएगा। एक आएगा कोरोस्पोंडिंग इक्वल, हमेशा कोरोस्पोंडिंग एंगल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। कोरोस्पोंडिंग इक्वल, जिसको हम लोग संगत कोण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। संगत कोण हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो कोण 1 अगर इसको मानोगे तो कोण 1 का संगत कोण हो जाएगा। यहां पर हम लोग इसको कोण 2 मानते हैं। ये दोनों क्या होगा, एक संगत कोण होगा। पैरेलल लाइन है, ये दोनों क्या होगा, संगत कोण होगा। और ये दोनों हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अगर कोण 1 और कोण 2 को हम लोग देखें तो इसी तरह से अगर हम लोग इसको कोण 3 और कोण 4 देखें तो कोण 3 का संगत कोण कौन हो जाएगा, कोण 4। ये दोनों हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। कोण 5 का संगत कोण हो जाएगा कोण 6। कोण 5 बराबर कोण 6 के हो जाएगा। और इसी तरह से कोण 7 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। तो हम लोग बोल सकते हैं कोण 7 बराबर कोण 8। ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, कोरोस्पोंडिंग एंगल। ये सबसे पहला रिलेशन आता है, रिजल्ट आता है। दूसरा आता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में भी 2 तरह का एंगल आएगा। यहां पर देखिए ध्यान से, अल्टरनेट एंगल में भी 2 तरह का एंगल हम लोग देखेंगे। एक देखेंगे इंटीरियर एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण कहेंगे। अल्टरनेट एंगल को एकांतर कोण, ठीक। और इंटीरियर एंगल को हम लोग अंतः कोण कहेंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम लोग एकांतर अंतः कोण कहते हैं। और इसी तरह से एक्सटीरियर एंगल को हम लोग बाह्य कोण कहते हैं, बाह्य कोण, ठीक है। यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ध्यान से देखिएगा कि इंटीरियर एंगल कौन सा होगा। तो कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। देखिए इस कोण 5 का इंटीरियर एंगल क्या होगा, कोण 4, एकांतर कोण। तो कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, ठीक। और कोण 7 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। कोण 7 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, ठीक है। ये हो जाएगा, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक का इंटीरियर, बाह्य इंटीरियर एंगल अगर हम लोग देखें, एक का अगर एक्सटीरियर एंगल हम लोग देखें, एकांतर अंतः कोण, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा 8 और कोण 3 के बराबर हो जाएगा कोण 6, ठीक है। तो यहां से हम लोग को 4 रिजल्ट याद रखना है। कोण 1 का बराबर होगा 8, 3 का बराबर होगा 6। देखिए क्यों होता है, यहां पर आप देखिए कोण 8 के बराबर 1 है, ठीक है। और कोण 5 के बराबर कोण 4 है। तो कोण 5 प्लस कोण 4 और कोण 1 प्लस कोण 8 दोनों इक्वल। ये दोनों इक्वल, अगर ये x है तो ये 180 माइनस एक्स होगा। तो ये x है तो ये भी x, चौथा कोण भी x। और ये 180 माइनस एक्स है तो ये भी 180 माइनस एक्स। तो आप गौर से देखिए कि x प्लस 180 माइनस एक्स 180 डिग्री बन रहा है। और 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस एक्स, ये भी 180 डिग्री बन रहा है। तो ये दोनों इक्वल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बारे में थोड़ा ख्याल रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा पॉइंट हम लोग इसमें देखते हैं कि ये जो कोण 5 है, कोण 5 कोण 4 के बराबर हो, कोण 4 कोण 5 ये दोनों इक्वल हो रहा है। तो कोण 5 प्लस कोण 2 मतलब एक ही तरफ जो एकांतर कोण है उसका योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। कोण 5 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है। कोण 7 प्लस कोण 4, कोण 7 प्लस कोण 4 बराबर भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरह से कोण 1 प्लस कोण 6, कोण 1 प्लस एंगल 6 बराबर भी 180 डिग्री होगा। और एंगल 3 प्लस एंगल 8, एंगल 3 प्लस एंगल 8 बराबर भी 180 डिग्री होगा। समझ पा रहे बात। तो यह 3 रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट पैरेलल लाइन का क्या सब आया, एंगल के बीच का रिलेशन, संगत कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण में भी 2 तरह का कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण। चलिए उसके बाद जो एक पॉइंट और आपको याद रखना है पैरेलल लाइन में, वो क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर 2 ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे खींचा गया
एल और एम एक दो समानांतर रेखा है, एक ट्रांसवर्सल लाइन T1 है और दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन T2 है। ठीक है, ये खींचा गया और आप एक और खींच दीजिए LMN। ओके, यहां पर ये ABC पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर PQR पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो समझिएगा AB बाई BC, AB और BC का जो रेशियो होगा, AB और BC का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा आपको PQ बाई QR के। ठीक, जब दो पैरेलल लाइन को या तीन पैरेलल लाइन को दो ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो किसी न किसी पॉइंट पे, तो आप देखिए कि इस रेखा को, ट्रांसवर्सल लाइन को यहां पर दो भाग में बांटा जा रहा है क्योंकि तीन समानांतर रेखाएं हैं। तो AB और BC का जो रेशियो होगा वो PQ और QR के रेशियो के बराबर होगा। AB और BC का जो रेशियो होगा वो PQ और QR के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। यहां पर आप देखिए कि अगर इसके बारे में कहा जा रहा है ये 8 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, और QR के बारे में दिया हुआ 2 है, QR के बारे में दिया हुआ अगर 3 है, 3 सेंटीमीटर, तो क्या PQ बराबर क्या होगा? देखिए 6 का आधा 3, तो 8 का आधा क्या हो जाएगा 4। 8 और 6 का वही रेशियो होगा जो 4 और 3 का रेशियो होगा। 3 और 6 का वही रेशियो होगा जो 4 और 8 का होगा। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं AB का रेशियो PQ के साथ वही होगा जो BC का रेशियो QR के साथ होगा। AB का रेशियो PQ के साथ वही होगा, PQ के साथ वही होगा जो BC का रेशियो QR के साथ होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए BC को आप उधर भेज दीजिए, AB बाई BC बराबर PQ बाई QR है, तो BC को आप उधर भेजेंगे और PQ को इधर लाएंगे तो PQ नीचे चला आएगा। AB बाई PQ बराबर क्या हो जाएगा? BC बाई QR, BC बाई QR। ठीक है, तो ये था हमारा लाइन और एंगल। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपके समझ में जरूर आए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते थे हमेशा से, अभी भी पूछे जाते हैं। खास करके आप LDC बैकग्राउंड, LDC के लिए जो भी तैयारी करते हैं उसके लिए खास करके ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि CGL में तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं रहेगा लाइन और एंगल से। ठीक है, फिर भी कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे लाइन और एंगल के बाद। जस्ट बात जैसे ही हम लोग क्वेश्चन देख लेते 20 से 30 क्वेश्चन देखेंगे और 20 से 30 क्वेश्चन देखने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल त्रिभुज। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।